MPSC 001 1.4 भारत में ब्रिटिश राज। इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भारत के विश्व दृष्टिकोण के विकास में भारत में ब्रिटिश राज ने अपनी भूमिका स्थापित की है। और यदि हम देखें तो भारत में लंबे समय तक आधुनिक भारत में ब्रिटिश का शासन रहा और अपनी नीति को क्रियान्वित करने में, स्थापित करने में विश्व दृष्टिकोण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो रहा उसमें ब्रिटिश राज का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। और इसका प्रभाव 3 रूप में दिखता है। तो प्रथम रूप यदि कहा जाए तो हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को ब्रिटिश राज ने प्रेरित किया। लोग स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे थे और अगर ब्रिटिश राज की स्थिति नहीं रहती, अंग्रेजों का शासन नहीं होता, राजा का शासन था, तो शायद लोग इस तरह की भावना में नहीं आ पाते। ब्रिटिश राज ने एक तरह से एक नया आयाम भी दिया है। भारत ने अपने अनुभव से देखा कि किस तरह गुलामी जैसी परिस्थिति, क्रूर परिस्थिति लोगों का किस तरह शोषण करती है। तो इसी को आधार बनाते हुए भारत ने समस्त दुनिया में जहां जहां भी गुलामी जैसी स्थिति थी, सबों को स्वतंत्र बनाने की मांग की। और हम यह भी देखते हैं यद्यपि किसी भी दृष्टि से ब्रिटिश शासन की क्रूरता को अच्छा नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन तमाम दोष के बावजूद कहते हैं ना, आपने आपदा में अवसर सुना होगा। आपदा आई ठीक बात है, लेकिन वो अवसर वहां पे कैसे आप निकालेंगे यह आप पर निर्भर करता है। और उसी तरह यहाँ पर इसके कुछ गुण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ इसमें और ब्रिटिश ने अपनी शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रेल का जाल बिछाया, संचार का जाल बिछाया और उन्होंने अपने ही कर्मचारी बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का विकास यहाँ किया, उससे यहाँ के लोगों को अवगत कराया, सामाजिक सुधार भी हुए। और एक तरह से वे अपने देश में जिस तरह प्रशासनिक तंत्र को चला रहे थे उसी के अनुरूप यहाँ भी प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना चाहा। और इस तरह वह भाषा कालांतर में भारतीयों के लिए अच्छी साबित हुई, संचार का लाभ भारतीयों को मिला और ब्रिटिश राज ने कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रवाद को उभारने में प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि नस्ल भेद जैसी प्रथा हो या आर्थिक शोषण जैसी बातें हो, भारतीय को शासन से उसमें वंचित रखा जाता था। इससे उस समय जो अमीर वर्ग थे उसमें भी राष्ट्रीय चेतना आई और यह भी देखते हैं। और यह राजनीतिक चेतना न सिर्फ अमीर लोगों में आई बल्कि धीरे धीरे जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगी। 1905 में आपने सुना होगा, तो बंगाल विभाजन के एक समय व्यापक विरोध हुआ। आपने महात्मा गांधी को सुना होगा, लाल बालपाल को सुना होगा, अरविंद घोष को सुना होगा, लाल बालपाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो इन सब जैसे नेताओं ने और अनेकों क्रांतिकारी नेता रहे जिन्होंने कि जनमानस को पहचाना कि क्या चाह रहे हैं, जनसंपर्क शुरू किया, अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किए और यह स्वाधीनता संघर्ष स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। हम जानते हैं कि इन्हीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के वजह से अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी भी मिली। दूसरा हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति जबरदस्त यहाँ अपनाई। काले जो हम लोग थे, ये अलग बात है कि दक्षिण अफ्रीका की तरह रंग भेद की नीति यहाँ क्रियान्वित नहीं हुई, लेकिन रंगों के आधार पर भेदभाव करने की नीति
उन्होंने अपनाई। हम भारतीयों के साथ वे तिरस्कार करते थे, अपमानजनक व्यवहार करते थे और इन सब को लेकर यहाँ के नेता, यहाँ के जो उसमें क्रांतिकारी थे, उनका सख्त विरोधी बन गए थे और यह रंग भेद के भी सख्त विरोधी बन गए थे। यही वजह रहा कि भारतीय ने कभी भी इस रंग भेद को नीति को पसंद नहीं किया, चाहे वो भारत में रहे या दुनिया के किसी भी कोने में रहे। नेहरू ने कहा भी था एक बार कि 7 सितंबर 1946 को उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार के नस्लवाद को वो स्वीकार करते हैं, इसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं, इसे सहमति नहीं देंगे और किसी प्रकार की कट्टरवादी नाजी विचारधारा जैसी भावना को वो दुनिया में कहीं भी हो, उसे हम मान्यता नहीं देंगे। और इसी तरह संविधान सभा में जब संविधान का गठन हो रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि 16 मई 1949 को कि हमारे विदेश नीति के स्तंभों में से एक प्रमुख चीज है नस्लवाद के विरोध में लड़ाई। एक लंबे समय तक अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा और यही कारण रहा कि इंग्लैंड जैसे देशों के साथ संबंध आजादी के बाद भी पूर्णतः विच्छेद हम नहीं कर सके। संबंध कहीं न कहीं बना रहा। ऐसी बातें नहीं उन्होंने हमारा शोषण किया था, गुलामी जैसी बातें यहाँ पर स्थापित की थी, तो हम उसके दुश्मन बन गए सदा के लिए, ऐसी बातें नहीं हुई। क्योंकि इसके कारण के नाते हुए नेहरू जी ने कहा कि जैसे कि हम उससे पूर्णतः अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है जिन्होंने कि हम आज़ादी के बाद भी हमने वो ऐसी ही प्रथा को अपनाया है जैसा कि इंग्लैंड में चल रहा है और उससे प्रभावित रही है। जैसे कि हमारी शिक्षण पद्धति को ही देखें तो पहले हम मदरसा की बात थी, यहाँ स्कूलों की बात थी, लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षण पद्धति थे, मैकाले की शिक्षण पद्धति, अंग्रेजी पर जोर, तो ये सब उनसे प्रभावित रहा। हमारी सैन्य व्यवस्था हो, प्रशासनिक तंत्र हो, उससे प्रभावित रहा और हमारी सैन्य प्रणाली भी ब्रिटिश सेना की तरह ही विकसित हुई है। जो व्यवस्था वहाँ थी उसी अनुरूप यहाँ रही। और आप जानते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बहुत से प्रावधान संविधान में भी अपना लिए गए और उससे यही कारण रहा कि उससे पूर्णतः अलग नहीं हो सका। और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल देशों के बारे में भी कहा था। राष्ट्रमंडल देशों के बारे में मतलब राष्ट्रमंडल किसे कहा जाता है, तो जिस देश में ब्रिटेन का शासन रहा वहाँ के देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। और वहाँ उन्होंने कहा था कि यह सभा जानती है कि पिछली सदी में सभी प्रकार के संबंध भारत और इंग्लैंड के बीच उत्पन्न हुए हैं। तो कई तरह के वही कहना था कि कई तरह के संबंध उत्पन्न हो गए हैं 100 वर्षों से और हम पूर्णतः उससे यदि अलग हो जाते हैं तो एक परिवर्तन हो जाएगा, एक रिक्ति पैदा हो जाएगी उस समय, और जो कि यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। यही कारण रहा कि ब्रिटिश व्यवस्था से पूर्णतः हम लोग अलग नहीं हो सके, इंग्लैंड के साथ संबंध भी कहीं न कहीं अच्छी बनाकर ही हम लोगों ने रखा। और उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा था कि यदि हम अलग हो गए तो फिर उससे नुकसान भी हो सकता है। और इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश राज में भी भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति स्थापित करके रखी। विश्व के प्रति जो अपना नजरिया है उस पर स्पष्ट रूप से किसी का छाप नहीं पड़ने दिया। वहीं जो भी अच्छा लगा उसे अपनाया गया।